नौवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखी हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं अपने स्थान पर लगातार बनी रहती हैं। उसके अलावा कुछ वस्तुएं अपने स्थान को बदलती रहती हैं। आपने उन वस्तुओं को देखा है जो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं, परंतु आपने हवाओं को भी देखा होगा। क्या आपने हवा को देखा है? आप सामान्यतया शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हवाएं चलती हैं, परंतु हम उसको कैसे समझ पाते हैं? उसके समझने के लिए आपने धूल कणों को देखा है, पेड़ के हिलते हुए पत्तों को देखा है, कमरे में उड़ रहे पर्दों को देखा है। इसी तरह की वस्तुओं से हम अंदाजा लगाते हैं कि हवाएं चलती हैं। अब वस्तुएं जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, अर्थात अपने स्थान को परिवर्तित करती हैं, तो उसको हम कहते हैं गति। और यही हमारा आज का अध्याय है। हम विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि गति किस प्रकार से होती है और क्या गति के साथ कुछ दिशाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये सारे आज इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं गति के बारे में। गति को समझने के लिए हम एक बार फिर से उन्हीं वस्तुओं की तरफ चलेंगे जहां पे वो अपने स्थान को परिवर्तित करती हैं। अर्थात जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम उसको कहेंगे कि वह वस्तु गति में है, यानी कि वस्तु का स्थान दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा परिवर्तित होता रहे। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कोई वस्तु ए है, वो अपने स्थान को परिवर्तित करके दूसरी जगह पे चली जाती है किसी स्थिति बी के ऊपर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे गई। अब समय के साथ जब वो इस तरीके से जाती है, यानी कि समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करती है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने एक शब्द का समय इस्तेमाल किया है, वो है समय। यानी कि समय के साथ कोई वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करे, जैसे इसने हम मान सकते हैं कि वो यहां से लेकर यहां तक जाने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु, जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, यह वस्तु गति में है और इसी को हम गति कहते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ और चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे निर्देश बिंदु की। अब देखिए, हम कहते हैं कि किसी वस्तु ने अपना स्थान परिवर्तन किया। स्थान परिवर्तन किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा करेगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये कोई बिंदु लेते हैं हम, ये बिंदु मान लिया ए है। अब ये चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, से यहां पे बी पे पहुंचता है, स्थिति ए से बी पे पहुंचता है। तो हम इसको कहेंगे कि इसमें चाल के कारण ये यहां से यहां पे पहुंचा, इसमें गति के कारण वो यहां से यहां पे पहुंचा। कैसे कहेंगे? क्योंकि उसने अपने स्थान को परिवर्तित किया। अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि इसने अपने स्थान को परिवर्तित किया? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे जो लिखी हुई वस्तुएं हैं इसी के अनुसार देखें तो पहले इस न के सापेक्ष इसकी जो पोजीशन थी, इसकी जो दूरी थी, वो ये बनती है। परंतु अब वह न से दूर है, परंतु आप यहाँ पे देख सकते हैं ब के नजदीक है, अर्थात उसने अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया। तो यहाँ पे अब हम कैसे मानेंगे? क्योंकि ये दूरियां तो आपको एक जैसी दिखाई दे रही हैं, न से दूरी भी एक जैसी है, ब से दूरी एक जैसी है। फिर हम कैसे मानेंगे कि यह चल के गया है या इसने अपना स्थान परिवर्तन किया? तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी वस्तु के स्थान परिवर्तन को नापेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो हमें एक बिंदु की तरफ ध्यान देना है। जैसे यहां पे जब हमने इस वस्तु को, इस बिंदु को, इस एक के ऊपर जो बिंदु था, इसको विस्थापित किया, तो हमने न जो था यहां पे इससे माना था, इससे दूरी मानी थी, यहां से हम कर रहे थे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि न से अब इसकी दूरी ये है, अब यहां पे वो बी पे चला गया, तो न से अब उसकी स्थिति ये हो गई है। इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन आया। किस बिंदु के सापेक्ष? किसके कारण? किस से? न से। तो इसका मतलब यहां पे जो न है वो हमारा बिंदु है, जिससे हम ये सारी चीजें माप के चल रहे हैं, जिससे ये सारी चीजें हम मानेंगे कि यहां से स्थान परिवर्तन होता है। तो इसी बिंदु को जहां से हम किसी चीज का ये देखते हैं कि उसमें स्थान में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है,
उस बिंदु को हम निर्देश बिंदु या इसको दूसरे शब्दों में हम मूल बिंदु भी कहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल से तरीके से इस निर्देश बिंदु को हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसा हमने ए से लेकर के बी तक जब वो है गई वस्तु कोई, उसमें हमने देखा कि यहाँ पे निर्देश बिंदु रखा हमने। मूल बिंदु भी इसी बिंदु को कहा जाता है। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि कोई वस्तु उसने अपना स्थान परिवर्तित किया है या उसने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। यह स्थिति क्या हमारे चारों तरफ भी होती है? हाँ, आप एक अंदाजा लगाइए कि आप कहते हैं आप स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं या आप अपने घर में हैं। मैं घर का एग्जाम्पल लेता हूं। आप कहते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आपके स्कूल की दूरी क्या है, तो आप झट से जवाब देते हैं कि मेरे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। कहां से माप रहे हैं? आप जहां पे हैं यानी अपने घर पे हैं, तो वहां से आपने मापा। अब अगर आप स्कूल के बिल्कुल पास चले गए हैं, आपका स्कूल पहले दूर था, अब आप बिल्कुल स्कूल के पास चले गए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल की दूरी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब होगा कि मेरे स्कूल की दूरी यहां से 200 मीटर है। यानी कि अब जो निर्देश बिंदु है वो वहां से खिसक के उस स्थान पर आ गया है। तो इसका मतलब जहां से हम सारे मापन करते हैं दूरियों का, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि यह वस्तु विराम में है, तो उस बिंदु को निर्देश बिंदु कहते हैं। अब क्या निर्देश बिंदु हमेशा विराम अवस्था में होता है? परंतु आप उस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे जब आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस लगातार गति में है? उस स्थिति में आप अपने आप को क्या कहेंगे? अब यहां पे हम जब स्थिति को मानते हैं, अपनी स्थिति को मानते हैं, तो हमें दो चीजों के ऊपर विचार करना होगा। वह यह है कि हम निर्देश बिंदु किसको मान रहे हैं। यदि हम बस को निर्देश बिंदु मानते हैं तो बस के मुकाबले हमारी जो स्थिति है वो लगातार विराम की है, इसलिए हम कहेंगे कि बस के मुकाबले हम विराम अवस्था में हैं। परंतु जब बस से बाहर की चीजों के बारे में हम सोचते हैं, पर अगर हम बाहर की वस्तुओं के बारे में सोचते हैं तो उनके मुकाबले हमारी स्थिति लगातार बदल रही है और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम गति में हैं। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं के मुकाबले हम अपनी स्थिति को लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए गति या विराम अवस्था कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, आप अपने आप को क्या कहेंगे यदि आप धरती के ऊपर हैं और अपने घर में अपने बेड के ऊपर आराम कर रहे हैं, बिस्तर पे आप सोए हुए हैं? उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? क्या आप विराम अवस्था में हैं या आप गति की अवस्था में हैं? अब आपने इसका उत्तर संभवतया ढूंढ लिया होगा, परंतु मैं यहां पे आपके साथ चर्चा करूं तो हमें फिर वही देखना होगा कि हम किस वस्तु के, किस निर्देश बिंदु के मुकाबले अपने आप को देख रहे हैं। यदि हम पृथ्वी के मुकाबले देखें, धरती के मुकाबले देखें, तो हम देखेंगे कि हम विराम अवस्था में हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर की जो भी चीजें हैं वो लगातार, उनसे हमारी दूरी लगातार एक जैसी बनी हुई है, उनसे मुकाबले हमारी स्थिति लगातार एक जैसी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हम कह देते हैं कि हम विराम अवस्था में हैं। परंतु क्योंकि धरती सूर्य के चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रही है, इसलिए हम सूर्य के मुकाबले अगर बात करते हैं तो हम लगातार गति की अवस्था में हैं। तो इसका मतलब अगर हम सूर्य के मुकाबले अपने आप को माने तो हम कभी भी आराम नहीं करते, हम लगातार गति करते रहते हैं। अब हम गति की बात करें तो अनेकों प्रकार की गतियां हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ पे माने, जैसे वस्तु ए है हमारे पास, मैं यहाँ पे फिर से मान रहा हूं ये कोई वस्तु है और यह गति में है। अब देखिए, यह इस तरीके से चल सकती है। अगर वो लगातार इस तरीके से सीधी रेखा में जाती है तो गति अलग प्रकार की है। अगर वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, वो वस्तु ऐसे भी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गतियां अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। अब इन्हीं में से एक गति है सरल रेखीय गति। तो अब हम बात करते हैं सरल रेखीय गति के बारे में। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, यानी कि यह मान लिया कोई वस्तु है और यह लगातार सीधी रेखा में गति कर रही है, तो इस तरह की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति, यानी कि वह सीधी रेखा में गति करे।
अब सीधी रेखा में गति, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर हम स्थिति की बात करें तो वह एक बिंदु है, उससे अपनी दूरी लगातार बदल रही है, परंतु यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊं ऊपर इस तरीके से, तो इससे इस बिंदु की दूरी देखी जाए तो वह लगातार एक जैसी बनी हुई है। परंतु वह अगर इस बिंदु की बात करें, इसके मुकाबले यहाँ पे बात करें तो इतनी थी, अब बढ़ गई है और ज़्यादा बढ़ गई है और इस तरीके से लगातार बदलती रहती है। तो वह इस तरह की गति जो होती है उस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। आइए अब इस सरल रेखीय गति को समझते हैं। यहाँ पे जो O है वो मूल बिंदु अथवा निर्देश बिंदु है, यहाँ से हम सारी दूरियां मानेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो O से लेकर के A तक जाती है। अब वह वस्तु जब O से लेकर A तक जाएगी तो यहाँ पे कितनी दूरी वह तय करेगी। तो देखिए यहाँ पे ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और यहाँ तक चलते चलते 60 किलोमीटर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वही वस्तु A से वापिस आती है B की तरफ। इस प्रकार से A से B की दूरी देखें तो वह हो जाती है A से B की दूरी। आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो यहां पर 25 किलोमीटर की दूरी उसने और तय कर ली। अब A से B की तो उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब अगर हम बात करें कि उसने O से लेकर के B तक कितनी दूरी तय की, तो यहां पे हम देखेंगे कि 60 किलोमीटर तो पहले वह O से लेकर के A तक गया है और उसके बाद वह वापिस आया है A से लेकर के B तक 25 किलोमीटर और, तो उसने कुल दूरी जो तय की है वो यहां पे हो जाएगी 85 किलोमीटर। अब वह फिर B से A तक जाता है, अर्थात यहां पे 10 किलोमीटर की दूरी और तय करता है। कहां से? B से लेकर के C तक 10 किलोमीटर चलता है। अब यहां से अगर देखा जाए तो O से लेकर के C तक उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो सीधी सी बात है O से B तक हम निकाल चुके हैं, 85 किलोमीटर होती है और यहां से 10 किलोमीटर और वह चला, तो यहां पे इसमें 10 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो हमारे पास जो कुल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 95 किलोमीटर। तो इसका मतलब उस वस्तु ने O से लेकर के C तक 95 किलोमीटर की दूरी तय की। यह दूरी है जो उसने कुल तय की है, वह गया है और वापिस आया है। अब अगर वह O पर वापिस आ जाता है, O से लेकर के वापिस O तक आता है, ध्यान से समझें इस बिंदु को, O से लेकर के O पर वापिस आता है, यानी कि पूरा एक चक्कर लगा के वह वापिस अपने इसी बिंदु पर आ जाता है, यानी कि यहां तक जाता है A तक और फिर वापिस आ जाता है। तो 60 किलोमीटर जाते वक्त उसने दूरी तय की और आते वक्त भी कितनी की? 60 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर। तो वह 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आइए अब एक और स्थिति के बारे में बात करते हैं। हम यहां से मूल बिंदु को, जो स्थिति O है, यहां से हटा के इस स्थिति के ऊपर मूल बिंदु को रखते हैं, यानी कि 20 के ऊपर, और इसको हम कह देते हैं O'। इस स्थिति में B से C की दूरी या A से B की दूरी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब मूल बिंदु भले ही हमारा O पे 20 पे आ गया है, इस बिंदु पे आ गया है, परंतु B से C की दूरी अभी भी 10 किलोमीटर है, या C से B की दूरी भी 10 किलोमीटर ही है। अर्थात हम चाहे B से C की तरफ मापें, चाहे C से B की तरफ मापें, दूरी हमेशा 10 किलोमीटर ही रहती है। इसी प्रकार A से B की दूरी भी यहां पे 25 किलोमीटर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बिंदु को खिसकाने से, सरल रेखा के ऊपर कहीं भी मूल बिंदु को खिसकाने से उनकी दूरियों के बीच में, किसी भी दो बिंदुओं की दूरी के बीच में कोई अंतर नहीं आता, चाहे हम किसी भी दिशा में चलते रहें। अब यहां से यह स्पष्ट होता है कि दूरी क्या है। दूरी वास्तव में दो बिंदुओं के बीच में वास्तव में तय की गई जो स्थिति है, जो स्थिति में परिवर्तन आता है, उसी को हम यहाँ पे दूरी कहते हैं। यहाँ पे A से B के बीच की ये दूरी, यहाँ से A से B के बीच की इस अलग रास्ते कोई P से जाते हुए दूरी, या A से B से बीच में ये दूरी,
इसको मैं Q कह देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे A से B के बीच की दूरी सबसे कम है। A से B की दूरी जब AQB होके जाता है तो सबसे अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे दूरी किस रास्ते से होकर जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि वह किस दिशा से होकर गया इसके ऊपर। अब यहां पे एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, दिशा। दिशा किसी भी दूरी के साथ जब मिल जाती है तो एक नई राशि बनती है जिसको हम विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पे विस्थापन क्या है? देखिए, जब कोई वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करती है किसी विशेष दिशा के अंदर, यानी कि जिसमें दिशा भी सम्मिलित हो, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे विस्थापन। यानी कि हम बात करें कि जैसे अभी हमने बात की A से लेकर के B की, तो यह दूरी एक निश्चित दिशा के अंदर है। तो इस तरह से यहाँ पे A से B का विस्थापन हुआ। अब यहाँ से वह वस्तु अगर किसी और दिशा में जाती है, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि आपको कहा जाए कि आपको 5 मीटर उत्तर दिशा की तरफ जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे यह तो दूरी थी, यह दिशा है, और दोनों को मिलाते हैं तो वह बन जाता है विस्थापन। तो इसका मतलब दूरी और विस्थापन में ये एक विशेष अंतर है कि दूरी के अंदर दिशा नहीं होती, परंतु विस्थापन के अंदर दिशा भी सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे दिशा के साथ जब दूरी तय की जाती है तो उसको विस्थापन कहते हैं। इसीलिए जो दूरी है वो एक अदिश राशि है और विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। अदिश जिसमें दिशा ना हो और सदिश जिसमें दिशा हो। इसके बारे में विस्तार में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। आइए अब इस दूरी और विस्थापन को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से मैंने फिर से यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वही ग्राफ रखा है। ये सरल रेखीय गति के लिए है। यहाँ पे O मूल बिंदु है। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, सारी चीजें, सारी जगहें, सारी स्थितियां वहीं की वहीं। अब हम यहाँ पे भी वही सारी चीजें लेते हैं जो चर्चा हमने पहले की थी। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कोई भी वस्तु O से A के लिए जाती है, तो उस स्थिति में हमने दूरी के लिए जब पता लगाया था तो वो हमारे पास आई थी 60 किलोमीटर की दूरी। अब यहाँ पे विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी यहाँ पे 60 किलोमीटर है, परंतु जब A से B की तरफ आता है तो ये हमने पढ़ा था A से B की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर की थी। तो यहाँ पे जो कुल दूरी बनती है वो 85 किलोमीटर की बनती है। यहाँ पे 60 किलोमीटर जमा 25 किलोमीटर ये थी, तो कुल दूरी हमारे पास हो जाती है 85 किलोमीटर। परंतु विस्थापन की बात करें तो विस्थापन देखिए दिशा होता है, तो ये दिशा जब वह O से A की तरफ जाता है तो उस वस्तु की दिशा O से A की तरफ है। जब वह A से B की तरफ जा रहा है तो देखिए यहां से A से B की तरफ, तो उसकी दिशा पहले की दिशा के विपरीत है। तो जब दिशा विपरीत होती है, उल्टी दिशा में होती है, ऐसी स्थिति में हमें जो उसकी पहले की दूरी है उसमें से जो नई दूरी उसने की उसको घटाना होता है। तो यहाँ पे जो कुल दूरी होगी, कुल विस्थापन होगा, दूरी नहीं शब्द इस्तेमाल करेंगे, विस्थापन इस्तेमाल करेंगे, तो कुल विस्थापन जो होगा वह 60 किलोमीटर तो पहले जा रहा है, अब वह 25 किलोमीटर विपरीत दिशा में गया। अब इसके लिए हमें 60 में से 25 को घटाना पड़ेगा और इस प्रकार से हमारे पास जो कुल विस्थापन आता है वो आता है यहाँ पे 35 किलोमीटर। तो इसका मतलब अब हम ये कहेंगे कि उस वस्तु ने O से B के लिए जो विस्थापन है वह सिर्फ 35 किलोमीटर का है और दूरी की बात करें तो वह दूरी 85 किलोमीटर की होती है। चलिए अब अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अब की बार वह B से C पे जाता है, तो वहां पे हमने दूरी देखा था कि 10 किलोमीटर और बढ़ जाती थी और वह हो जाती थी हमारे पास कुल दूरी 95 किलोमीटर O से लेकर के C के बीच में। अब अगर विस्थापन की बात करें तो यहां पे विस्थापन देखिए B से C की तरफ गया है,
यह फिर से विपरीत दिशा के अंदर है, तो यहां पे हमें फिर से इस 10 किलोमीटर को घटाना पड़ेगा, यानी कि 35 में से 10 को हमें और घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कुल विस्थापन रह जाएगा वह रह जाएगा 25 किलोमीटर। तो अब ओ से लेकर के सी का जो हमारा विस्थापन है वह सिर्फ 25 किलोमीटर है। तो अब वह वस्तु 25 किलोमीटर विस्थापित हुई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि विस्थापन किसी भी दो बिंदुओं के बीच, ये ध्यान रखिए, किसी भी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, उसी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच जो सबसे कम दूरी होती है, जो कि एक सरल रेखा है, तो उसी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसका मतलब ए से बी के बीच में, किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, यहां पे मैंने ए से बी लिया है, परंतु अगर हम किसी भी दो बिंदु की बात करें, उनके बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है वही वास्तव में विस्थापन होती है। तो ए से बी की जो सरल रेखीय दूरी है वो विस्थापन है। तो यह विस्थापन है। तो इसमें भी, यहां पे दूरी वाले में भी देखें तो ए से बी का, क्योंकि ये सरल रेखीय पथ है, ये विस्थापन है। दूरी कुछ भी हो सकती है, परंतु विस्थापन तो सिर्फ इतना ही होगा, उनके बीच में न्यूनतम दूरी होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यह दूरी और विस्थापन के बीच मुख्य अंतर है। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, मैं यहां पे एक वृत्त बनाता हूं और इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसको मैं 2 मीटर कह रहा हूं। आपको बताना है कि इस वृत्त के अंदर उस वस्तु के द्वारा, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु को ए कह देते हैं, इस वस्तु ए के द्वारा कितनी दूरी तय की गई और कितना इसने विस्थापन किया है। इन दोनों का, दोनों ही स्थिति में आपने दूरी और विस्थापन को उत्तर निकालना है, इसको सोल्व करना है और अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करना है। अब एक और प्रश्न आपके लिए, वो ये कि दूरी और विस्थापन के बीच में दो अंतर आपको बताने हैं। कम से कम 2, कोशिश कीजिए 2 से ज्यादा आप ढूंढ पाएं, परंतु 2 तो जरूर ढूंढने का प्रयास करें। गति के बारे में और अधिक जानकारी हम आगे के वीडियोज में लेंगे। तब तक के लिए आपको इन 2 सवालों के जवाब अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। धन्यवाद।